ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ఫ్రీ ఫండ్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. तो जहाँ पर ये लोकगीत है वो गाँव में ग्रामीण जीवन के ज़्यादातर एक फोक यानी लोक गीत माने जाते हैं, उनके जीवन का मनोरंजन का साधन ही है। तो वो लोग अपने जीवन में इसी से खुशियाँ मनाते हैं, मिलजुल कर गाते हैं, आनंद उठाते हैं, तो वहाँ पर खुशी मिलेंगी। और ये सब क्या हो गया है आजकल के ज़माने में कि जो इनके जो फोक सॉन्ग है वो उनका प्रतीक, एक सिंबल बन गया है। प्रतीक मीन्स उनका प्रतीक चिन्ह, एक सिंबल कि ये जैसे कि आप अपने स्कूल में पढ़ते तो आपका लोगो होता है ना, वैसा ये भी उनके एक प्रतीक बन गए हर क्षेत्र के। बच्चों, आपको ये लेसन समझ में आया होगा। ये पार्ट आपको मैंने इतने उसके अंदर के मीनिंग्स, अब ये जो इसके हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, और आप पेंसिल से उनके मीनिंग्स आप अपने बुक पे लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा पड़ेगी। इसके बाद अपन इसके 4 मार्क के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस जो आते हैं वो, और मैं जैसा कि आपको बोली हूँ कि 12 मासी गीत का क्वेश्चन आपको ज़रूर आता है, वो प्रश्न और उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगी। और उसके अलावा यहाँ पर जो थोड़े क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा भाषा की बात यहाँ दिया हुआ है। तो मैं आपको यहाँ पर वो समझाऊंगी कि कौन से प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आएंगे, वो आपको बताऊंगी। अब ये पूरा लोकगीत है जो ये हमारा पार्ट था, यह एक निबंध के रूप में था, जैसे कि मैं आपको बताई। इसमें पूरा हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, और जो बताया गया है कि लोगों के जो ग्रामीण जीवन के लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, गाँवों में रहते हैं, उनके लिए मनोरंजन का साधन क्या है? लोकगीत ही है। वो लोग क्या करते हैं? ताली, मंजीरे, ढोलक की सहायता से जब सारा दिन काम करके थकते हैं तो यहाँ पर अपना मनोरंजन का साधन बनाते हैं। जैसे कि यहाँ आदिवासी इलाकों के लोगों के लिए भी लोकगीत बताया गया है, और साधारण लोगों के लिए भी विशेष पर्व त्यौहार पर जो उनके द्वारा रचे हुए गीत गाते हैं, ताली, ढोलक, मंजीरे द्वारा गाते हैं, उनको हम लोकगीत कहते हैं। जैसे कि यहाँ आपको चित्रों में भी दिखाया जा रहा है कि वो लोग ढपली की सहायता से, ढोलक की सहायता से, और एक आग लगा के, जैसे ठंड के दिन है तो उसके आजू बाजू बैठ के भी वो गीत गाते हैं, तो इनको हम लोकगीत कहते हैं। सबसे पहले आपको लोकगीत का मतलब समझ में आ जाएगा तो आप उसको आसानी से लिख सकते हो। उसके अलावा जो ये कौन रचते हैं, कैसे बनाते हैं, किस अवसर पर गाते हैं, क्या होते हैं, कहाँ प्रसिद्ध है, ये छोटी छोटी जानकारी मिलने से हमको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। इस तरह अपना ये पार्ट पूरा हुआ। अब आपको इसके मीनिंग्स बताने हैं, वो मैं बताऊंगी, जो आप अपने बुक में लिख लेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि आपको मैंने ये समझाई, इसमें आपको मैंने बोली कि पेंसिल से आप मीनिंग्स भी लिखो, तो अपने फर्स्ट पेज के आपको मीनिंग्स मैं बता चुकी हूँ। सेकंड पेज में अपने के जो जो कठिन शब्द है वो आप नोट कर लीजिए। वहाँ पर है अनंत। अनंत का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी कि असंख्य, अनंत संख्या है, यानी कि हम काउंटिंग नहीं कर सकते। इतने गीत है कि अनंत संख्या जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। वहाँ पर अब आप अनंत है तो अनंत संख्या भी कर सकते हैं कि जिनकी हम कोई गिनती नहीं कर सकते। इतने गीत, अनंत संख्या कोई अंत नहीं है, और उनकी इतनी संख्या ज़्यादा है। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि इतनी ज़्यादा संख्या है कि जिनको हम गिन भी नहीं सकते, तो अनंत संख्या है गीतों की।
उसके बाद में है अपना सिरजती। सिरजती मैंने आपको बताई, सिरजती मीन्स रचने वाली, तो इनको रचने वाली सिरजती मीन्स ये औरतें ही हैं, इनको रचने वाली कौन है, महिला ही होती है, उसको सिरजती कहा जाता है। उसके बाद कंठ, कंठ मीन्स आपको मालूम है उसका मीनिंग होता है गला। उसके बाद है कजरी। कजरी ये जो है यहाँ पर आपको जैसे कि लेसन्स में दिए पाठ में दिया गया है कि बरसात और होली के कजरी गीत गाए जाते हैं, तो कजरी एक गीत का प्रकार है। और यहाँ पर जैसे कि जो मीनिंग दिए गए ना, इन्हें सिरजती भी अधिकतर वही होती है जो महिलाएं, औरतें ही गाती है, और इनकी सिरजती मीन्स वो ही औरतें ही इन गीत को रचने वाली होती है। कजरी मीन्स एक होली और बरसात के जो गीत गाए जाते हैं उनके प्रकार है। कजरी मीन्स बरसात और होली में जो गीत गाए जाने वाले हैं उनके प्रकार के रूप में है। और इनका विद्यापति मीन्स जानकार, जैसे कि यहाँ पर उपयोग किया गया ना कि हर गीत के कोकिलकंठ जो भी है उनके विद्यापति होते हैं, तो वो लोग उन गीतों के बारे में या उस लोकगीतों के बारे में जो जानकारी रखते हैं उनको हम विद्यापति कहते हैं। और क्या कहा गया है कि जो कन्याकुमारी से काठियावाड़, गुजरात, कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, गुजरात में काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इन सब क्षेत्र में, जैसे कि हर एक आपको इसके पहले ही बताया कि हर राज्य या हर क्षेत्र की अपनी अपनी बोली होती है और अपनी अपनी बोली के हिसाब से ही उनके लोकगीत हैं। जिस क्षेत्र में जो बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, राजस्थान में राजस्थानी लैंग्वेज, मारवाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, हमारे तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। तो क्या होता है, जिस तरह की भाषा बोली जाएंगी वहाँ पर वही भाषा में लोकगीत होंगे, उनको रचने वाले उसी के। तो क्या होता है कि जिस जगह के जो लोग हैं उनको वहाँ पर उसके विद्यापति होते हैं। जैसे कि अगर हम हिंदी में पढ़ाते हैं तो हम उसके विद्यापति हो गए, हिंदी के विद्यापति हम हो गए। तो वैसे ही लोकगीत के भी विद्यापति है। तो जिस क्षेत्र में जो लोकगीत बोले जाते हैं उनके विद्यापति भी वहाँ उपलब्ध है, हर राज्य में, हर क्षेत्र में। जैसे कि हमारे को इसलिए यहाँ बोला गया है कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी हमारे भारत देश के एक छोर से दूसरे छोर तक, फिर काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान, यहाँ सब विद्यापति मीन्स इस लैंग्वेज के, इन बातों के जानकार है वहाँ पर, और उनको इस बारे में, लोकगीतों के बारे में और लैंग्वेजों के बारे में जिनको जानकारी है। दूसरा है पुट लगाना। बोले तो अगर हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, एक कार्य के साथ में दूसरा कार्य करना, जैसे कि अगर मैं पढ़ाने के साथ लिखने का कार्य कर रही हूँ तो मैं पढ़ाने के साथ लिखने का पुट लगा रही हूँ। तो वैसे ही जब ये लोकगीत औरतें गाती हैं ये औरतें लोकगीत गाती हैं तो उसके साथ में वो लोग नाचने का पुट लगाती है। जैसे यहाँ पर हमारे को यूज़ किया गया है ना कि स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती है और अधिकतर उनके गाने के साथ साथ नाच का भी पुट होता है। तो वो लोग गाती हैं, गाने के साथ साथ क्या करती हैं, नाचती भी है। पुट लगाना मीन्स एक साथ दूसरा कार्य करना। तो क्या है पुट का मतलब, साथ साथ कि जगह अगर वो गा रही हैं तो गाने के साथ साथ नाच भी रही है। उसके बाद है उद्दाम। उद्दाम मीन्स यहाँ पर देखो उस प्रश्न का उसके बारे में पूछा गया है। उद्दाम उद्दाम मीन्स उत्साहित। तो यहाँ पर क्या सेंटेंस दिया, उद्दाम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्य गाने के प्रतीक है। यहाँ पे दिया है वहाँ आनंद के स्रोत की कमी नहीं हो सकती उद्दाम जीवन के लिए। उद्दाम मीन्स जहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोकगीत गाए जा रहे हो, इतना अच्छा संगीत हो, इतना उत्साह हो, इतना मनोरंजन हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जीवन उत्साहित ही होगा। उदास होगा क्या, क्योंकि हम जो नेचुरल में रहते हैं, हम जो प्रकृति में रहते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ना कि हम आर्टिफिशियल ज़िंदगी जीते। जैसे कि शहरों में आप देखते होंगे लोग बनावटी ज़िंदगी जीते। हम लोग अपना मनोरंजन क्या करते हैं, टीवी देखने से करते हैं, या तो फिर फ़ोनों से करते हैं, या फिर अपन कुछ घूमने से करते हैं। लेकिन वो लोगों का जीवन कैसा है, एक साधारण है। लोकगीत वो मीन्स वो लोग सबके साथ, और हम हमारा मनोरंजन अकेले करते हैं। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बना के करते हैं, लोग सादगी से करते हैं। एक आग लगा लेंगे, उसके आजू बाजू सारे मिलके गीत गाएंगे, मनोरंजन करेंगे, खुद रचना करेंगे, तो उनका उत्साह एक अलग होता है। हमारे उत्साह, हम आर्टिफिशियल, या जो शहर में हम मनोरंजन करते हैं वो आर्टिफिशियल होता है, लेकिन उनका क्या होता है, नेचुरल होता है। तो इस तरह उनके उत्साह में
जो उत्साह होगा वो उसका आनंद अलग ही होगा, उनका उत्साह अलग होगा। स्रोत, स्रोत मीन्स उद्गम स्थान। तो जैसे कि हम लोकगीत को बोलते हैं कि उनके उद्गम का या स्रोत कहाँ से आ रहे हैं, लोगों के जरिए आ रहे। उनको जो औरतें हैं और आदमी हैं वही उसके स्रोत हैं, गांव वाले हैं, वो अपने हाथ से ताल म्यूजिक बजाते हुए उसकी उत्पत्ति करते हैं, स्रोत बनाते हैं इस तरह। और प्रतीक, प्रतीक मीन्स पहचान। तो लोकगीत क्या है, वो ही उसके प्रतीक है। और उसकी पहचान क्या है लोकगीतों की, वहाँ के लोग ही है, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनका बनाने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, यही लोकगीत उनका प्रतीक बन गया है। जैसे कि अभी अपन ने पढ़े ना कि गुजरात का गरबा बन गया, हमारे आंध्र प्रदेश का बतकुम्मा बन गया, हमारे तेलंगाना का बतकुम्मा है। तो ये क्या हो गए, एक प्रतीक हो गए। वहाँ के लोकगीत, हर जगह का एक लोगो होता है या उसका एक प्रतीक चिन्ह होता है, उसकी पहचान होती है। प्रतीक का मतलब क्या होता है कि पहचान। तो हर जगह के अपने अपने लोकगीत हैं, उनकी अपनी अपनी पहचान होती है। तो इस तरह क्या है कि ये जो लोकगीत है वो भी हर एक क्षेत्र की अपनी अपनी पहचान बन गई है। अगर हमको लोकगीत भी बताए जाए तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये किस इलाके का लोकगीत है, इस क्षेत्र का। तो कैसे पहचानेंगे हम, वहाँ की उसकी भाषा, उनके बोलने के तरीका, उनके लोकगीत से ही हम पहचानेंगे ना। तो क्या हमको कोई बताते कि अब गरबा हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि ये गुजरात का लोकगीत है, हमारा बतकुम्मा होगा तो हम बोल देंगे कि तेलंगाना का है। तो हम कैसे पहचानते, तो वही उनके प्रतीक हुए ना कि उनकी भाषा और उनका गाने का तरीका, उनका डांस नाचने का तरीका, वो एक प्रतीक है। तो इस तरह लोकगीतों को भी एक प्रतीक बना दिया गया है। और आपको ये लोकगीत लेसन समझ में आया होगा, मुझे ये उम्मीद है कि अगर ये जो पूरे हैं इनके मीनिंग के साथ में और एक एक पैराग्राफ में आपको अच्छी तरह समझाई हूँ। साथ में अपन ने कवि परिचय भी पढ़े, विद्या विशेष पढ़े हैं, विषय प्रवेश पढ़े हैं। और इसका कवि परिचय आप याद कर लेंगे, बहुत छोटा है, इनकी मृत्यु दी नहीं गई है इसमें, उनके पुरस्कार दिए नहीं गए हैं। तो आपको जो छोटा मोटा दिया गया है आपको वही याद कर लेना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कवि परिचय, लेखक परिचय, तो आपको ये 4 मार्क के लिए तैयार करना चाहिए। विषय प्रवेश भी मैं आपको बताई हूँ कि हमारे संस्कृति के बारे में और लोकगीत के बारे में विषय प्रवेश में। और ये सब कुछ लेसन्स में जो भी छोटे छोटे पार्ट दिए गए इसमें से पैराग्राफ आपको नहीं आते, क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, इसलिए इनके पैराग्राफ के जो क्वेश्चन है वो करने की हमको ज़रूरत नहीं है। कविता और उपवाचकों में वो करने की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको इसके मीनिंग्स बता दी। अगर आपको मीनिंग्स मालूम है, शब्दार्थ मालूम है, तो लेसन आप आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो इसके सारे मैं मीनिंग्स और ये आपको समझा चुकी हूँ। मुझे उम्मीद है कि लेसन आपको अच्छी तरह समझाऊंगा। इसके अलावा अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आते हैं इंपॉर्टेंट, उसके साथ भाषा की बात, ये आपको मैं बताऊंगी कि इनमें से कौन से प्रश्न उत्तर आपको महत्वपूर्ण है, और भाषा की बात आपको मैं समझाऊंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमारे को कर्तरी और कर्मवाच्य भी यहाँ दिया हुआ है, जो इस लेसन में लास्ट में दिया है। तो जब अपन ग्रामर पोर्शन करेंगे तो समास, काल, कर्तरी, कर्मवाच्य, ये है एक क्लास में आपको सेपरेट से मैं वो सब समझाऊंगी। तो पाठ आपको याद रखना चाहिए और मीनिंग्स आप इसकी पेंसिल से जहाँ जहाँ मैंने बताई हूँ वो आप लिख लेंगे तो आपको पढ़ने में सरलता होगी। Hello students, my name is Vishal Kumar Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur. Right now I am associated with K. Venkana classes, and at K. Venkana classes we are bringing your IIT top Delhi faculties. I am an HOD of mathematics at K. Venkana classes. Okay. Now if you are choosing MPC, then you will have a chance to be taught under top Delhi faculties. If you are choosing BIPC as your subject, then you will have not only IIT faculties as well as a proper doctor teaching you. Similarly, we have if you are choosing MEC and CEC, so after second year for your CA-CPT exam, we have a very expert faculty specializing in CA-CPT. So what are you waiting for? Come and join KVC. बच्चों, अपन ने लोकगीत पाठ पढ़े, उसमें आपको मैंने लेसन पूरा अच्छी तरह समझाई, कवि परिचय बताई। आपको कवि परिचय याद करना है, आपको ये ध्यान रखना है। 4 मार्क के क्वेश्चंस में आपको कवि परिचय आएगा। मैंने जैसा कि पहले भी बताई हूँ आपको कि आपको एक सेपरेट बुक बनानी है और उसमें कवि परिचय आपको अलग से लिखने हैं, एक पिक्चर लगा के, और रोज़ उसको आपको देखने हैं।
ये 4 मार्क का एक कवि परिचय आपको कंपलसरी आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अपन ने यहाँ पर भगवती शरण उपाध्याय का कवि परिचय पढ़े हैं, उनके जन्म मृत्यु रचना के बारे में, उनके जन्म के और मृत्यु के बारे में नहीं दिया हुआ है, उनकी रचनाएं और विशेषताओं के बारे में यहाँ दिया हुआ है, तो जो आपको मैंने समझाई हूँ। इसके अलावा ये पाठ अपन ने इसमें से आपको पैराग्राफ नहीं आते, सिर्फ इसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं और ग्रामर आता है, भाषा की बात जो आता है, लेकिन आपको पैराग्राफ्स जो अनसिन तसिन अपठित गद्यांश पद्यांश लेसन में से नहीं आते, आपको वो उपवाचक में से और कविता में से आते हैं, तो इसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब अपन यहाँ पर मीन्स इसका एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आपको जो 4 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं, मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि जो मैं आपको लिखवा रही हूँ आप इनको अच्छी तरह याद कीजिए। ये लेसन इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं यहाँ पर। तो इनमें शॉर्ट क्वेश्चंस अपने हैं कि लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं। ये आपको 4 मार्क के क्वेश्चन है, इसलिए आपको 7 से 8 लाइन लिखनी है इस आंसर के लिए कि लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप पूरा सारांश नहीं लिखेंगे, आप सबसे पहले ये बताएंगे कि राज्य के जो ग्रामीण जनता के या जिस राज्य के जो भाषा में गाए जाते हैं उनको हम लोकगीत कहते हैं। मैं जैसे कि आपको पहले भी बताई लोकगीत क्या होते हैं। लोकगीत किसी राज्य या क्षेत्र की उनकी भाषा में गाए जाने वाले गीत को कहते हैं, जो वे अपने ताल या अपने हाथों से जो इंस्ट्रूमेंट जो रहते हैं उनसे वो गीत गाते हैं। इनके रचने वाले भी ये खुद होते हैं, ये खुद ही लिखते हैं, खुद ही बनाते हैं और ये अपने गीत खुद ही गाते हैं, उनको हम लोकगीत कहते हैं। इनमें ना उनका कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट उपयोग में किया जाता है, वो कोई भी म्यूज़िक के जो भी उपयोग में लाते हैं, जैसे कि वो ताली बजाएंगे या झांझर ढोलक, ऐसे जो कि वो उनके हाथों से ही बजा के उसको उपयोग में लाते हैं, ना कि वो जो हम अपने टेप में और जो म्यूज़िक बजाते हैं वो वैसे नहीं होते। उनके हाथ से जो उपयोग में किए जाते हैं वो ही रहते हैं। और ये इसके रचने वाले भी खुद ही स्त्री पुरुष दोनों ही होते हैं, वो अपने आप ही ये गीतों को रचते। और इसके अलावा भी मैं बताई कि जो जन्म दिवस पर, हल्दी लगाने के कार्यक्रम पर, किसी बच्चे के मुंडन के इसमें या किसी को झूले में डालते हैं वो, तो इस समय पे जो गीत गाए जाते हैं, जो रचना करने वाले खुद स्वयं स्त्री या पुरुष ही होते हैं, उनको हम लोकगीत कहते हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं वो लिखना है, ना कि आपको सारांश लिखना है। जो लेसन में से सारांश है उसमें से नहीं लिखना है, आपको ये बताना है कि हर एक राज्य की अपनी भाषा या अपनी बोली होती है, उसी प्रकार उस राज्य का एक लोकगीत होता है। आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे तेलंगाना का अपना उयालो बतकम्मा होता है, गुजरात का गरबा होता है, पंजाब का भांगड़ा होता है। उसी प्रकार ऐसे हर राज्य के अपने अपने फोक सॉन्ग होते हैं, लोकगीत होते हैं, और ये उनकी ही भाषा में गाए जाते हैं और ताली या ढोलक की वजह से गाए जाते हैं। इसको आप लंबा आंसर नहीं लिखेंगे, 7 से 8 लाइन लिखेंगे तो बस हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इसमें भी सारांश लिखेंगे तो आपको वो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको 7 या 8 लाइन ही लिखनी है और हमको सिर्फ जानकारी देनी है कि लोकगीत क्या होते हैं। आप उसमें वो पूरा सारांश नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन था अपना कि लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है अपना, स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के दोनों के अलग अलग लोकगीत बताए गए हैं। यहाँ पर बताया है कि साधारण, यहाँ पर हमारे आंसर में है कि स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं, वो ज़्यादातर खुद ही उनकी रचनाएं करती हैं और खुद ही गाती हैं। और ज़्यादातर स्त्रियाँ क्या करती है कि झुंड में गाती हैं और उनके ताली की सहायता से, जैसे कि अपने इसमें कि यहाँ पर दिया हुआ है कि स्त्री सिरजाती, ये खुद ही इनकी बनाती हैं, स्त्रियाँ खुद ही अपने गीत बनाती हैं। और इनके ज़्यादातर लोकगीत कैसे होते हैं, विरह के गीत होंगे या जो उत्सव या त्यौहार के फंक्शन के होंगे, जन्मदिन के होंगे, या कुछ बच्चों के जैसे कि जनेऊ मुंडन, आप जैसे भी जानते हैं उस तरह के स्त्रियों के गीत होंगे। ज़्यादातर स्त्रियों के, जैसे सावन के महीने के, सावन के झूले ज़्यादा करके स्त्रियाँ झूलती है, तो सावन के महीने में झूला झूलने के जो गीत होंगे वो स्त्रियों द्वारा रचे जाएंगे। तो इस तरह के गीत होते हैं। और पुरुषों के गीत अलग होते हैं, तो वो उनके वीर रस के हो सकते हैं, वो उनके खेतीबाड़ी के हो सकते हैं, वो अलग हो सकते हैं। लेकिन स्त्रियों के क्या होंगे, सांस्कृतिक गीत ज़्यादा होंगे, क्योंकि कल्चरल गीत ज़्यादा होंगे। उसके बाद अपना थर्ड प्रश्न है, लोकगीत किसके प्रतीक है।
तो लोकगीत किसके प्रतीक होंगे? ग्रामीण जनता की भावना के प्रति होंगे और किसी भी राज्य की वहाँ की उसकी जानकारी हमको देने के लिए लोकगीत होते हैं कि एक राज्य के प्रतीक के रूप में होते हैं कि हम किसी भी राज्य से तेलंगाना का लोकगीत बतकम्मा है, उयालो उयालो बतकम्मा गाते हैं, वो तेलुगु भाषा में गाया जाता है, तो हम उसको क्या समझेंगे कि वो वहाँ के राज्य की संस्कृति, भाषा और उसकी परंपराएं जो है उसके प्रतीक क्या होते हैं? लोकगीतों को माना जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोकगीत किसके प्रतीक होते हैं? लोकगीत अपनी संस्कृति और परंपरा और वहाँ के भाषा की जानकारी देते हैं, उसके प्रतीक माने जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 12मासी लोकगीत के बारे में बताइए। लोकगीत के अलग अलग प्रकार है, लेकिन हमारे को अलग अलग प्रकार में सिर्फ 12मासी गीत जो है उसके बारे में ही ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। तो 12मासी गीत क्या होता है कि जैसे कि वसंत ऋतु, सावन के महीने का या कोई फंक्शन या कोई त्यौहार का गीत होगा तो वो एक ही समय में गाया जाएगा कि जैसे सावन का महीना जब बारिश का सीज़न आएगा जब गाया जाएगा, वसंत ऋतु का जब वसंत ऋतु आएंगी जब गाई जाएंगी, या होली या त्यौहार का गीत जब वो त्यौहार होगा जब गाया जाएगा। लेकिन जो 12 मास लोकगीत होता है वो पूरे 12 माह मीन्स साल भर उस गीत को गाया जाता है, इसीलिए उसको 12 मास गीत कहा, लोकगीत कहा जाता है। उसमें कोई एक टाइम नहीं होता कि इसी टाइम गाया जाएगा, वो साल भर गाया जाता है, इसलिए 12 मास मीन्स 12 मंथ उसको ऐसे कहा गया है। तो आप उसको अगर अच्छे से समझेंगे तो भी आप अपने ओन शब्द से लिख सकते हैं 12 मास। 12 मीन्स अपने को 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, मास मीन्स महीना, 12 मीन्स 12 मंथ। तो जो साल भर गाए जाने वाले गीत होते हैं उनको 12मासी गीत कहते हैं। ये आप आसानी से अगर उनको पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ते नहीं तो आपको वो समझ में नहीं आता, आपको लगता है ये कौन सा प्रकार है। आपको अगर कुछ नहीं आता है तो आप उसको ही डिफाइन करके लिख सकते हैं कि लोकगीत क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में लिखिए कि हर राज्य क्षेत्र की अपनी अपनी संस्कृति होती है, अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी पहचान होती है। उसी तरह उस राज्य के एक अपना लोकगीत होता है, वो जो वहाँ की ग्रामीण जनता या राज्य के जो लोग होते हैं वो गाते हैं, उनको लोकगीत कहते हैं। वो ऐसे अलग अलग त्योहारों और उत्सव पर गाए जाते हैं। जो गीत 12 माह गाए जाते हैं, साल भर गाए जाते हैं मनोरंजन के लिए और अपने मौज मस्ती के लिए गाते हैं, उनको हम 12मासी गीत कहते हैं। आप अपने ओन शब्द से लिख सकते हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं है। अब ये जो आपको 4 मैं क्वेश्चन बताई हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो आपको लिखने हैं। लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? स्त्रियों के लोकगीत कैसे होते हैं? लोकगीत किसके प्रतीक है? और 12मास लोकगीत के बारे में आप बताइए। ये चारों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। आपको इनके लिए 7 to 8 लाइन लिखनी है, उससे ज़्यादा नहीं लिखनी है क्योंकि यह अपना 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन।